नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पाई ब्लॉक एजुकेशन में। आज हम जानेंगे कि टोकन 2049 में डॉक्टर चांग ड्याओफेन ने क्या कहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। पाई नेटवर्क की सह संस्थापक हैं चेंग ड्याओफेन। हाँ, उनकी टोकन 2049 में दी गई एक स्पीच का ट्रांसक्रिप्ट है और हम इसकी गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। बिल्कुल। देखिए, क्रिप्टो की दुनिया में हमेशा ये सवाल रहता है, व्हाट्स नेक्स्ट? अगला बड़ा ट्रेंड। हाँ, अगला बड़ा ट्रेंड क्या होगा? फैन ने अपनी स्पीच में इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन एक बहुत ही अलग एंगल से। सही। उनका कहना है कि इंडस्ट्री को अब पैसों के लेन देन मतलब लिक्विडिटी, उससे आगे बढ़ना होगा और यूटिलिटी पर फोकस करना होगा। बिल्कुल। ऐसी चीजें बनाना जो असल दुनिया में लोगों के काम आए। ये स्पीच पाई नेटवर्क के YouTube चैनल पर है और इसमें फैन ने इंडस्ट्री की चुनौतियों और पाई नेटवर्क के नजरिए से उनके समाधानों पर बात की है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन फैन के तर्कों को खोल कर देखना है। वो भविष्य की एक बहुत बड़ी तस्वीर पेश करती हैं। AI वाली तस्वीर। हाँ, जिसमें AI सब कुछ बदल रहा है। तो सवाल ये है कि इस AI ड्रिवन दुनिया में ब्लॉकचेन का क्या रोल है, और सबसे जरूरी बात, जब हम क्रिप्टो में असल वैल्यू की बात करते हैं, उसका मतलब क्या है? हाँ, उसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक और बुलबुला है या कुछ ठोस बनाने का मौका? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फैन की स्पीच के सबसे बड़े और शायद सबसे डरावने आइडिया से। एक ऐसा भविष्य जहां AI का राज होगा। उनका तर्क है कि AI प्रोडक्शन में इतना अच्छा हो जाएगा कि इंसानी मेहनत की जरूरत ही लगभग खत्म हो जाएगी। हाँ, काफी हद तक खत्म हो जाएगी। हमारी नौकरियां, हमारे काम सब गैर जरूरी हो जाएंगे। और ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन खड़ी कर देता है। बिल्कुल, सोच कर देखिए, सदियों से हमारा पूरा सिस्टम इसी पर टिका है। हाँ, मेहनत करो, पैसे कमाओ। अगर मेहनत ही नहीं रहेगी तो फिर इतनी बड़ी दौलत जो AI बना रहा होगा वो लोगों में बंटेगी कैसे? कौन तय करेगा कि किसको क्या मिलेगा? सही। और यहीं पर फैन ब्लॉकचेन को एक हीरो की तरह पेश करती हैं। अच्छा। उनके लिए ब्लॉकचेन सिर्फ एक फैंसी डेटाबेस या कोई डिसेंट्रलाइज कंप्यूटर नहीं है। तो क्या है? वो इसे एक बहुत बड़े सामाजिक टूल की तरह देखती हैं। एक ऐसा सिस्टम जो दौलत के बंटवारे को डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन को संभाल सकता है। उनका नजरिया यह है कि AI जो खरबों डॉलर की वैल्यू बनाएगा, उसे बांटने के लिए हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ेगी जो ग्लोबल हो, सुलभ हो और पारदर्शी हो। और ब्लॉकचेन में ये तीनों खूबियां हैं। बिल्कुल। तो एक तरह से फैन ये कह रही हैं कि भविष्य में AI जो समस्या पैदा करेगा, ब्लॉकचेन उसका समाधान बन सकता है। हाँ, ये एक बहुत बोल्ड विचार है। ये तो भविष्य की एक बड़ी तस्वीर हुई, लेकिन आज की हकीकत क्या है? हाँ, जमीन पर क्या हो रहा है? चलिए अब उस पर आते हैं। फैन ने अपनी स्पीच में DeFi मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के जबरदस्त उछाल का जिक्र किया। वो कहती हैं कि लोग इसमें इसलिए कूद रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है, पीछे छूट जाने का डर। हाँ, कि वो दुनिया में वैल्यू बनाने और पकड़ने की इस रेस में पीछे रह जाएंगे। और ये बात लोगों की गहरी इच्छा को दिखाती है। वो जल्दी मौके चाहते हैं और बराबरी की शर्तों पर। सही। फैन इसे सीधे AI वाली समस्या से जोड़ती हैं। उनके मुताबिक DeFi इसलिए पॉपुलर हो रहा है क्योंकि ये मेहनत के अलावा दूसरे तरीकों से वैल्यू बांटने का वादा करता है। बिल्कुल, और लोग बेसब्री से ऐसे ही मौकों की तलाश में हैं। लेकिन यहीं पर फैन एक कड़वी सच्चाई सामने रखती हैं। अच्छा। वो कहती हैं कि आज के ज्यादातर DeFi प्रोजेक्ट्स में असल में कोई नई वैल्यू बनी ही नहीं रही है। कोई नई वैल्यू नहीं बन रही। फैन का सबसे बड़ा तर्क ये है कि आज का DeFi असल में कोई नई दौलत नहीं बना रहा। ये एक म्यूजिकल चेयर्स के खेल जैसा है। म्यूजिकल चेयर्स मतलब पैसा उन्हीं लोगों के बीच घूम रहा है जो पहले से खेल में है। कुर्सियां नहीं बढ़ रही, बस बैठने वाले बदल रहे हैं। एक इंसान का फायदा दूसरे का नुकसान होता है। बिल्कुल। फैन के मुताबिक व्हाइट पेपर से लेकर मीम कॉइन तक DeFi ने बस एक टोकन लॉन्च करके पैसा जुटाने का प्रोसेस तेज कर दिया है। ये एक बंद कमरे में पैसे को एक कोने से दूसरे कोने में फेंकने जैसा है। कमरे में पैसा उतना ही है, बस उसकी जगह बदल रही है। ये तो बहुत तीखी आलोचना है DeFi की। है। एक बंद खेल जैसा है, तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? फैन इसका हल क्या बताती हैं? उनके हिसाब से इंडस्ट्री को अपनी सोच बदलनी होगी। सोच बदलनी होगी? हाँ, लिक्विडिटी और ट्रेडिंग वॉल्यूम के पीछे भागने के बजाय अब यूटिलिटी पर यानी असल उपयोगिता पर ध्यान देना होगा। उनका मानना है कि असली नेट वैल्यू तभी बनेगी जब क्रिप्टो का इस्तेमाल वास्तविक समस्याओं को सुलझाने के लिए होगा। सही। और इसके लिए उन्होंने 2 रास्ते सुझाए। पहला, जो चीजें असल दुनिया में पहले से मौजूद हैं उन्हें ऑन चेन लाया जाए।
जैसे रियल एस्टेट। हाँ, किसी की प्रॉपर्टी, आर्ट या कंपनी के शेयर्स को टोकन बना देना। और दूसरा? और दूसरा, सीधे ब्लॉकचेन पर ही कुछ नया बनाया जाए, ऐसा कुछ जो पहले था ही नहीं। बिल्कुल। और यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि फैन दूसरे रास्ते पर ज्यादा जोर देती हैं। अच्छा, क्यों? उनका मानना है कि पहले रास्ते में यानी रियल वर्ल्ड एसेट्स को ऑन चेन लाने में बहुत मुश्किलें हैं। जैसे कि ये बाहरी दुनिया के नियमों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। रेगुलेशंस कभी भी बदल सकते हैं। और पुरानी कंपनियों को इस नई तकनीक को अपनाने के लिए मनाना, वो अपने आप में टेढ़ी खीर है। और साथ ही जो चीज पहले से ऑफलाइन मौजूद है उसकी वैल्यू बांटने के तरीके भी तो पहले से तय हैं। सही बात है। तो मतलब नया बनाना पुरानी चीज को डिजिटल बनाने से बेहतर है उनके नजरिए से। हाँ, चलिए अब देखते हैं कि फैन के मुताबिक पाई नेटवर्क खुद इन रास्तों पर कैसे चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पहले रास्ते की, रियल वर्ल्ड एसेट्स को ऑन चेन लाना। फैन कहती हैं कि इसके लिए सबसे पहली और सबसे बुनियादी जरूरत है मालिक की पहचान की पुष्टि, KYC। हाँ, मतलब ये पक्का करना कि कौन किस चीज का असली मालिक है। और इसी को हल करने के लिए पाई ने अपना खुद का KYC यानी नो योर कस्टमर सोल्यूशन बनाया है। ओके। उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए हैं। पाई के 60 मिलियन से ज्यादा एंगेज यूजर्स में से 15 मिलियन का KYC पूरा हो चुका है। मजबूत आधार देता है। ये पाई का नजरिया है और 15 मिलियन KYC यूजर्स का आंकड़ा वाकई बड़ा है। हाँ, लेकिन इंडस्ट्री में कुछ लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि क्या सिर्फ KYC कर लेना ही किसी प्लेटफॉर्म को वित्तीय सेवाओं के लिए पूरी तरह तैयार बना देता है? मतलब रेगुलेशन और सुरक्षा की और भी कई परतें होती हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियम, डेटा प्राइवेसी कानून, जिन पर फैन ने इस स्पीच में ज्यादा बात नहीं की। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, पर शायद मंजिल अभी दूर है। ये एक जरूरी पॉइंट है। अब आते हैं उस दूसरे रास्ते पर जिसे फैन ज्यादा महत्वपूर्ण मानती हैं, सीधे ऑन चेन ही नई वैल्यू बनाना। हाँ, इसके लिए पाई क्या कर रहा है? फैन के मुताबिक इसके लिए उन्होंने 2 बड़े काम किए हैं। पहला, उन्होंने 60 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स का एक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क खड़ा किया है। 60 मिलियन? हाँ, और वो इस बात पर जोर देती हैं कि ये सिर्फ ऐप डाउनलोड करने वाले लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो रोजाना प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं। लेकिन इसकी जरूरत क्यों थी? जरूरत इसलिए थी क्योंकि अगर आप कुछ नया बना रहे हैं तो आपको उसे टेस्ट करने के लिए, उसका फीडबैक लेने के लिए असली लोग चाहिए। आपको ये जानना होता है कि आपका प्रोडक्ट किसी की असली जरूरत पूरी कर भी रहा है या नहीं। पाई ने डेवलपर्स के लिए यही माहौल बनाने की कोशिश की है। और यहीं पर AI की कहानी वापस आती है जो बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। फैन का मानना है कि AI की वजह से एप्स की एक पूरी नई पीढ़ी आने वाली है। उनका सवाल है कि जब सब कुछ नया बन ही रहा है तो क्यों ना इन नए AI एप्स को सीधे ब्लॉकचेन पर ही बनाया जाए। ये एक बड़ा मौका है। वो एक बहुत छोटे ऐतिहासिक अवसर यानी शॉर्ट हिस्टोरिकल विंडो की बात करती हैं। अच्छा। उनका कहना है कि AI का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़ी टेक कंपनियां बना रही हैं, लेकिन उसके ऊपर बनने वाले एप्स की दुनिया अभी भी खुली है। तो यही मौका है कि इन एप्स को डिसेंट्रलाइज तरीके से बनाया जाए, सीधे ऑन चेन। अगर ये मौका चूक गया तो सारे AI एप्स भी आज के एप्स की तरह सेंट्रलाइज्ड हो जाएंगे और फिर हमें उन्हें ब्लॉकचेन पर लाने के लिए मिन्नतें करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। और इसी मौके को भुनाने के लिए पाई ने दूसरा बड़ा काम किया है, जो है ऐप स्टूडियो लॉन्च करना। ये सिर्फ कोडिंग के लिए एक टूल नहीं है। नहीं, फैन इसे एक पूरी पाइपलाइन की तरह बताती हैं जो एक आम इंसान को जिसे कोडिंग नहीं भी आती, उसे भी ऐप बनाने में मदद करता है। ऐप बनाने, उसे लाखों यूजर्स तक पहुंचाने और उससे एक बिजनेस खड़ा करने में मदद करता है। ये तो बहुत बड़ा विजन है। बिल्कुल। ये सीधे तौर पर उस मेहनत के बदले तनख्वाह वाले मॉडल का एक विकल्प देने की कोशिश है। अच्छा। यहाँ विचार ये है कि लोग AI का इस्तेमाल करके खुद के लिए ऑनलाइन बिजनेस के मालिक बन सकते हैं। ये AI द्वारा पैदा की गई श्रम की समस्या का एक प्रैक्टिकल जवाब देने का प्रयास है। विजन तो शक्तिशाली है, लेकिन असली चुनौती इसके एग्जीक्यूशन में होगी। क्या सच में लाखों लोग इसका फायदा उठाकर सफल बिजनेस बना पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। सही बात है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने मुझे स्पीच के बारे में सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। हाँ। फैन का कहना है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चुनौती DeFi की सुपर पावर ही है। ये बात सुनने में थोड़ी उल्टी लगती है ना? हाँ, कि किसी की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी कैसे हो सकती है। हाँ। इसका मतलब क्या है? फैन समझाती हैं कि क्रिप्टो की सुपर पावर ये है कि यहाँ बहुत जल्दी और बहुत आसानी से पैसा बनाया जा सकता है। और इसी वजह से एक इंसेंटिव डिस्टॉर्शन यानी प्रोत्साहन का संतुलन बिगड़ जाता है। आसान भाषा में कहें तो गलत काम के लिए इनाम मिलने लगता है। अच्छा। सोचिए, एक टैलेंटेड डेवलपर के सामने 2 रास्ते हैं। पहला, एक मीम टोकन लॉन्च करे, सोशल मीडिया पर हाइप बनाए
और शायद रातों रात लाखों डॉलर कमा लें। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता है कि वो सालों की मेहनत लगाकर एक मुश्किल प्रोडक्ट बनाएं, जो शायद किसी असली समस्या को हल करे, लेकिन उसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। तो ज्यादातर लोग आसान रास्ता ही चुनेंगे। बिल्कुल। फैन यही पूछती हैं कि ज्यादातर लोग क्या चुनेंगे, और यही इंडस्ट्री की दुखती रग है। फैन का एक बहुत ही पावरफुल बयान है, वैल्यू क्रिएशन हमेशा वैल्यू एक्सट्रैक्शन से ज्यादा मुश्किल होता है। वैल्यू क्रिएशन इज ऑलवेज हार्डर देन वैल्यू एक्सट्रैक्शन। हाँ, यानी कुछ नया और उपयोगी बनाना हमेशा पहले से मौजूद चीज से पैसा खींचने से ज्यादा कठिन होता है। तो अगर इंडस्ट्री का पूरा कल्चर ही शॉर्टकट को इनाम देगा, तो फिर वो मुश्किल और जरूरी काम कौन करेगा? हाँ, सही बात है। उनका तर्क है कि डीफाई की ताकतें, जैसे तेजी से पैसा जुटाना और ग्लोबल मार्केट तक पहुंच, ये फिलहाल यूटिलिटी बनाने के लिए सही दिशा में इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। इससे इंडस्ट्री का टैलेंट भी गलत जगह जा रहा है। भूखमरी या गरीबी जैसी समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है? ये टैलेंट और रिसोर्स का एक तरह से गलत इस्तेमाल है। तो इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। चिंगदियाओ फैन का संदेश बहुत साफ और सीधा है। क्या है वो संदेश? अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री को लंबे समय तक टिके रहना है और सिर्फ एक सट्टेबाजी का अड्डा बनकर नहीं रह जाना है, तो उसे अपनी दिशा बदलनी होगी। हाँ, उसे वैल्यू एक्सट्रैक्शन के इस म्यूजिकल चेयर्स वाले खेल से बाहर निकलकर असली यूटिलिटी और वैल्यू क्रिएशन पर ध्यान देना होगा। क्योंकि हाइप और कहानियां एक दिन खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन असल उपयोगिता ही किसी तकनीक को अमर बनाती है। और उन्होंने पाई नेटवर्क के जरिए कुछ संभावित रास्ते भी दिखाए हैं, जैसे केवाईसी के जरिए एक भरोसेमंद यूजर बेस बनाना, एक बड़ा सोशल नेटवर्क तैयार करना ताकि नए प्रोडक्ट्स को असली यूजर्स मिल सकें, और ऐप स्टूडियो जैसे टूल से आम लोगों को भी एआई की दुनिया में क्रिएटर बनने का मौका देना। बिल्कुल। और अंत में हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। फैन का तर्क है कि डीफाई का मौजूदा प्रोत्साहन ढांचा ही समस्या की जड़ है। हाँ, लेकिन क्या एक ऐसी इंडस्ट्री के मूल डीएनए को बदलना मुमकिन है जो बनी ही तेज, हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाले फाइनेंशियल गेम पर हो? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि पूरी इंडस्ट्री अचानक से लॉन्ग टर्म और मुश्किल काम को प्राथमिकता देने लगेगी, या फिर यूटिलिटी बनाने का ये कठिन काम हमेशा कुछ मुट्ठी भर लोगों तक ही सीमित रहेगा, जबकि बाकी इंडस्ट्री शॉर्ट टर्म मुनाफे के पीछे भागती रहेगी? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद अगले कुछ सालों में क्रिप्टो का भविष्य तय करेगा। Thank you for watching. Please subscribe, like, share and comment. धन्यवाद।